नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती लड़ेगी चुनाव, सुप्रीम पावर से सीधी बात। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी तहसील से। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती ने बालाघाट जिले की खोल दी पोल, सब सेटिंग जारी है। बालाघाट जिले की बहू और बेटी साधना भारती, उन्होंने रखी अपनी मन की बात। सुप्रीम पावर से खास मुलाकात में खुलकर बोली साधना भारती चुनाव लड़ने को है तैयार। कहा, जैसे बोलो सांसद बनना है तो सांसद, विधायक बनना है तो विधायक, जनता का मिल रहा पूर्ण स्नेह। 2.5 साल की उम्र से दिल्ली की सरजमी पर स्ट्रगल करती आ रही साधना भारती बनाई अपनी खुद की पहचान। बालाघाट जिले और देश प्रदेश के मुद्दे पर बोली साधना भारती। आइए जानते हैं सुप्रीम पावर न्यूज के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे के साथ पूरा इंटरव्यू। देखें पूरी खबर। नमस्कार, सुप्रीम पावर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ दुर्गा प्रसाद बर्वे। हमारे साथ में है राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से साधना भारती, जिनका नाम काफ़ी फेमस है और बड़े बड़े चैनल उन्होंने डिबेट किया है। तो आज उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। साधना भारती जी, सुप्रीम पावर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ गुंजाइश चल रही है कि आप भी चुनाव लड़ने की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है बालाघाट जिले में। अब आप चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं या लोकसभा का लड़ते हैं, ये तो सिर्फ लहर चल रही है। अब आप ही खुलासा कर दीजिए। देखिए, इसमें कोई खुलासा करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर, वो नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जीतने का जैसे जनता के हाथ में होता है, ऐसे ही तय करने का उनके कार्य के आधार पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो वो जैसा भी आदेश करेंगे उस हिसाब से चुनाव में वही प्रत्याशी उतर कर सामने आएंगे। तो कमलनाथ जी से आप मिले हैं, बाकी राहुल गांधी जी से भी आप मिले हैं। मतलब मैंने आपकी फ़ोटो देखा, वीडियो देखा था। मतलब आप काफ़ी सारे बड़े नेताओं से मुलाकात होती है आपकी, तो उनसे क्या चर्चा होती है? मतलब क्या बात करते हैं आप? देखिए, चर्चा राजनीतिक चर्चाएं जब होती हैं तो वो अपने लिए नहीं होती मात्र, वो समाज से जुड़ी हुई होती हैं, वो क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं और विशेष तौर पर वो जनता से जुड़ी हुई होती हैं। और वही चर्चाएं हमारी होती हैं, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी से हो या फिर आदरणीय राहुल गांधी जी से हो। प्रदेश स्तर पर जब कुछ करना होता है या चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, उस पर मेरी कई बार फ़ोन पर भी चर्चा हुई आदरणीय कमलनाथ जी से। और चाहे मिलकर बात हुई हो, तो चाहे किसानों का मुद्दा हो, उस पर कई बार चर्चा हुई। तो ये मुद्दे जनहित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। कई बार वही राजनीतिक चर्चाएं उसमें होती हैं। ये मात्र स्वयं की राजनीतिक रणनीति के लिए चर्चाएं मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। तो वही चर्चाएं होती हैं, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की। मैडम जी, अब मैं थोड़ा सा नीचे स्तर पे आता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? अभी तो बालाघाट की हूँ, क्योंकि बालाघाट सबसे पहले हाँ वो तो मैं देखिए, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और दिल्ली में ही पढ़ाई और दिल्ली में ही सब कुछ। बॉर्न एंड बॉट अप मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर। और मेरे जो पूर्वज थे वो बुंदेलखंड के हुआ करते थे, पथरिया, दमोह में है पथरिया। और जैसे मेरे पिताजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है वो यूपी की है। तो वैसे खासतौर पर मैं 3 स्टेट से रिलेट करती हूँ। एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हुआ दिल्ली और तीसरा मध्य प्रदेश। और अब बालाघाट की बहू हूँ, तो उस नाते यहाँ पर हूँ। तो आप बालाघाट की बहू हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपका वीडियो देखा था जब आप छोटे थे, मिनिमम एक अंदाज लगा जाए तो आप 14, 15, 16 साल के हो। उस वक्त ही आपने स्टेज पे आना चालू कर दिया था और भाषण देना चालू कर दिया था। मतलब इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिली थी, किसकी प्रेरणा मिली थी, क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये शुरुआत 14-15 साल की उम्र से नहीं हुई। ये शुरुआत हुई जब मैं स्वयं 2.5 वर्ष की थी। और 2.5 वर्ष में मैंने सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। तो मेरे पिताजी लोधी राजेश राजपूत जी, तो उन्होंने कुछ समय लोगों ने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि इतनी छोटी सी बच्ची है, गायत्री मंत्र पढ़ती है और शुद्ध उच्चारण है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो मेरे पिताजी ने पहले तो कहा कि नहीं, लोग कहेंगे कि अपनी बेटी का महिमा मंडन कर रहे हो, इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहा कि होती हैं कुछ बच्चों में, कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं तो हो सकता है उस वजह से हो ऐसा, तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने और थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर कुछ जागरूकता उन्होंने मेरे अंदर देखी, तो मुझसे फिर पूछा। और उसके बाद मुझे 2.5 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार एक घर के पास ही एक कार्यक्रम था, उसमें मैंने पहली बार
भाषण दिया था, और वो भाषण राजनीतिक मुद्दों पर भी था, सामाजिक भी था और कुछ आध्यात्मिक भी था। और उसके बाद 3.5 साल की उम्र में दिल्ली के इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में मैंने पहली प्रेस वार्ता अपने जीवन की संबोधित की। उसके बाद 5 साल की उम्र में मैंने संसद भवन पर किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्हीं के साथ गिरफ्तारी दे दी। सारे किसान जब गिरफ्तार हुए तो मैंने भी वहाँ गिरफ्तारी अपनी जेल चले गए थे मतलब आप? हाँ, मतलब वहाँ थे, थाने का भाषण था वहाँ पे पुलिस वालों के बीच में, और जीप पे खड़े होकर भी भाषण दिया। उस टाइम मैं 5 साल की थी, 99 की बात है। और उसके बाद फिर 2001 में मैंने अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का डाक टिकट जारी कराने के लिए तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया था। रायबरेली के सताओं में एक बड़ा आयोजन हुआ और उसमें मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप संचार मंत्री हैं, आप वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का एक डाक टिकट जारी करा दीजिए। तो उन्होंने अनुरोध स्वीकार किया, और उस अनुरोध को स्वीकार करने के बाद सितंबर 2001 में मेरे पिता राजेश राजपूत जी और उनके कई सहयोगियों के अथक प्रयासों के बाद हमने उत्तर प्रदेश के एटा में ही, जहाँ पे मेरे पिताजी की जो जन्मभूमि मैंने बताया कर्म भूमि रही, तो वहाँ पर हमने डाक टिकट जारी कराया और 4 रुपए मूल्य का वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का डाक टिकट जारी हुआ। एक डाक टिकट हुआ था 50 या 60 पैसे का, अर्जुन सिंह जी ने करवाया। और उसके बाद जो हुआ वो मेरे साथ समाज के जो जागरूक लोग थे उनके अथक प्रयासों के बाद हुआ। और उसके बाद फिर प्रक्रिया यही चलती रही, आध्यात्मिक प्रवचन किए, और मैं विशेष तौर पर विश्व शांति पर अपना प्रवचन देती थी। मैंने श्रीमद् भागवत कथा भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उसको नहीं एक प्रोफेशन नहीं बनाया। वो मैंने श्री कृष्ण भगवान को, अपने पिताजी को सबसे पहले गुरु मानती हूँ और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान को गुरु माना, तो इसीलिए मैंने उसको प्रोफेशन नहीं बनाया कि जाकर कहीं कथा करके उसके बदले में पैसा लेना है, जो व्यासपीठ पर विराजमान होकर खैर वो दक्षिणा ली जाती। लेकिन मैंने उसको ना करते हुए मैंने जो 3 दिन का मेरा प्रवचन रहा वो विश्व शांति पर ही रहता था, मानवता पर, और ग्रंथों पर भी मैं बोलती थी। दूसरे जो धर्मों के ग्रंथ है, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, उनसे क्या शिक्षा मिलती है उन पर भी मेरा प्रवचन रहता था मुख्य तौर पर। तो आध्यात्मिक सफर भी चालू रहा, सामाजिक तौर पर भ्रूण हत्या के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ और नशा मुक्ति के लिए मैंने कई अभियान चलाए, लगातार उन अभियानों पर काम किया। मुझे पहली बार बुलाया गया था एक कार्यक्रम में जो कि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, और मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ये इतने सारे लोग इकट्ठे की शादी कर रहे हैं, सब जोड़े इतने सारे हैं। कहाँ की बात? ये राजस्थान की बात है। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि भाई मुझे बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पर मुझे बोला कि इतने जोड़े रहेंगे, लगभग शायद 51 या कुछ ज्यादा जोड़े थे वहाँ, और मुझे कहा आपको हम मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आऊँगी, मैंने हामी भर दी। उसके बाद जब कार्यक्रम हुआ तो मैंने पूछा अपने पिताजी से कि इसका क्या मतलब है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जो लोग शादी करना चाहते हैं वो लोग इसमें भी मिलकर शादी कर सकते हैं, और ये समाज के अथक प्रयासों के बाद सबके सहयोग से किया जाता है। इसमें सरकार का भी योगदान रहता है, कार्यक्रम के आयोजकों का योगदान रहता है, और जो चाहे वो योगदान कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दहेज नहीं होता, दहेज प्रथा के खिलाफ ये है। तो तब से एक जागरूकता है, और मैंने उस समय ये ठान लिया था कि मैं भी कभी शादी जब करूंगी एक उम्र के बाद तो मैं सामूहिक विवाह समारोह में ही करूंगी, और वही मैंने किया। मेरा जब विवाह हुआ तो आमगांव में सामूहिक विवाह समारोह था, उसमें मेरी शादी हुई, और बालाघाट के सभी लोग खैर जानते हैं इस बात को, और देश भर से लोग वहां पर आमंत्रित हुए और आए भी वहां पर। लेकिन मेरा उद्देश्य ये था, सामूहिक विवाह समारोह को जो मेरा समर्थन था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सामूहिक विवाह समारोह किए जाते हैं तो उसमें एक मुख्य तौर पर बात ये रखी जाती है, कभी भी आमतौर पर आप गांव में कहीं चले जाएं, वहां पूछ लीजिए कि भाई आप अपनी बेटी का सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करा दी, तो उनके मन में पहला प्रश्न आएगा, क्यों भाई, क्यों करवा दे? क्या हमारी हैसियत नहीं है अपनी बेटी का विवाह करने की? क्या हम अपनी बेटी की शादी खुद नहीं कर सकते? क्यों करवाए सामूहिक विवाह समारोह में? तो ये जो हीन भावना थी, लोगों को ये लगने लगा कि सिर्फ गरीब आदमी है वही शादी कर सकता है सामूहिक विवाह समारोह में, जिसके पास अच्छा धन दौलत है, जिसकी अच्छी इनकम है, या जो अच्छे परिवार का है, जिसका बैकग्राउंड फाइनेंशियली साउंड है, वो व्यक्ति जो है वो शादी नहीं करेगा सामूहिक में। जो गरीब है वही कर पाएगा, या दीन दुखी व्यक्ति ही करेगा। मैंने कहा ये हीन भावना को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो हीन भावना समाप्त नहीं होगी तब तक लोग सामूहिक विवाह समारोह का हिस्सा बनने से बचेंगे। तो मैंने ये कहना शुरू किया उस समय कि चाहे कोई विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, IAS हो, IRS हो, बड़ा वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आप अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह समारोह में कराएं, जिससे कि कोई गरीब जब अपने बच्चे की शादी करे तो ये कह सके कि फलाने इंजीनियर ने, फलाने IAS ने अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी उसमें की थी और उसमें हमने शादी की,
तो उस IAS के पास कोई पैसे की कमी थोड़ी ना, उसने सिर्फ दहेज प्रथा की खिलाफत करने के लिए वहां शादी की, तो हम भी उसके भागीदार बन रहे हैं और मुझे लगता है वो हीन भावना वहां से समाप्त होगी। दूसरा विषय ये था मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको। शादी में आपको क्या क्या मिला जब आप सामूहिक विवाह जब हुआ था वहाँ पे, उस वक्त आपको दहेज में क्या मिला? दहेज में मुझे नहीं लगता कि कुछ था, वही मेरे ख्याल से कुछ गिनती के कुछ बर्तन वही लोग जो आयोजक वो देते हैं, वो भी मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मेरी खुद की स्पीच भी थी शादी में, मैं मुख्य अतिथि के तौर पर भी थी और दुल्हन बन के मैंने पहले भाषण दिया वहाँ पर। तो उसके बाद मेरा वो जो वरमाला का जयमाला का कार्यक्रम होता है वो होगा, उसके बाद फेरे हुए। तो मुझे लगता है मुझे ध्यान भी नहीं है, ना मैंने ध्यान दिया, लेकिन मेरे घर से तो सुई भी नहीं आई है। और जिस तरह एक बेटी को विदा किया जाता है वैसे उस तरह का कोई दहेज के नाम पर मेरे घर से कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ, जो मैं बात महत्वपूर्ण रख रही थी कि दहेज के नाम पर जो सरकार पैसा देती है कि भाई हम इतना रुपया दे रहे हैं सामूहिक विवाह समारोह में, जैसे यहाँ आप कई सारी योजना मध्य प्रदेश में भी है, तो कि 51,000 देंगे, 21,000 देंगे। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, ये मैं सरकारों पर या किसी पार्टी के लिए नहीं, ये मैं सरकारों पर विशेष तौर पर कह रही हूँ कि किसी भी सरकार को ये करना चाहिए कि जो युगल वहां शादी कर रहा है, उस युगल में जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी में आप 10% का तो आरक्षण दीजिए, या फिर अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो कुछ काम कर सके उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल कच्चा माल उन्हें प्रोवाइड कराइए। यदि वो पढ़े लिखे हैं तो जो उसमें से ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके लिए सरकारी नौकरी में कम से कम 10% तक का आरक्षण हो। या अगर आप पैसा दे रहे हैं तो वो भी तो दहेज ही है एक तरीके का। तो अगर डॉरी खत्म करनी है, दहेज खत्म करना है, तो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि एक तो बड़े स्तर के लोग भी अपने बच्चों की शादी करें, और मुझे लगता है बहुत बड़े स्तर पर कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इस चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक परिवार हो, चाहे शैक्षिक रूप पर मजबूत हो, चाहे खेल के उसमें मजबूत हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो मजबूत लोग हैं उनको अपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह में करनी चाहिए। तो इस तरीके से सामाजिक रूप से भी जो मजबूती देने का कार्यक्रम चला वो इस तरीके से आगे बढ़ा। और उसके बाद 2003 में मेरी मुलाकात आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली बार हुई। उस वक्त आपकी एज क्या थी? मैं 9 साल की थी उस टाइम, 2003 की बात है, 25 अक्टूबर 2003, और 9 साल की थी मैं। और उस समय पर 1 घंटा मेरी मुलाकात हुई, मेरे पिताजी साथ में थे और 1 घंटा वार्तालाप हुआ। तो उसके बाद बातचीत हुई और मुझसे कहा गया कि आप पार्टी में आएंगी क्या? तो मैंने कहा कि मैं विचारधारा से, विशेष तौर पर मैं जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की उससे प्रभावित हुई। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो व्यक्तिगत व्यवहार उनके अंदर है उससे बेहद प्रभावित हुई। एक इतना साधारण एक आचरण उन्होंने, जो किसी भी व्यक्ति से वो मिलने की एक व्यवहारिकता उनके अंदर बहुत मैं कहूँगी उच्च स्तरीय व्यवहारिकता उनकी है किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए। तो मुझे लगता है वो प्रभावित करने वाली है और उनकी विचारधारा, उनके विचार उससे प्रभावित हुई और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और उसके बाद अप्रैल 2004 में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में 24 अकबर रोड नई दिल्ली में आदरणीय स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी वहाँ मौजूद थे, दिग्विजय सिंह जी थे और आनंद शर्मा जी तत्कालीन प्रवक्ता रहे उस समय। इन लोगों ने एक प्रेस वार्ता मेरी कराई और उसमें मुझे कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित कर दिया। और स्टार प्रचारक के नाते फिर मैं 2004 में लोकसभा चुनाव में सबसे पहले अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में गई और मुख्य तौर पर रायबरेली में सोनिया गांधी जी की स्टार प्रचारक के रूप में मुझे भेजा गया, राहुल गांधी जी की स्टार प्रचारक के तौर पर। और वहाँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ पदयात्राएं की मैंने। वहां से एक राजनीतिक सफर मेरा पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के तौर पर, स्टार प्रचारक होने के तौर पर शुरू हुआ। और फिर जब 18 की उसके बाद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम आना प्रारंभ हुआ, देश के कोने कोने में गई, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से गई, स्टार प्रचारक बनी तो पदयात्राओं के माध्यम से पहुंचे, गाड़ियों के माध्यम से जैसे पहुंच सकते थे जनता तक वहां तक पहुंचे। तो ये जो सफर था, ये मैं कहूंगी मेरा जो सफर चल रहा है वो मात्र राजनीतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक भी है और सामाजिक तौर पर मजबूती देने का। समाज से मेरा मतलब मात्र लोधी समाज नहीं है, समाज से मेरा मतलब है सोसाइटी। जो संकीर्ण सोच के कारण जो घटनाएं होती हैं उसको कैसे रोका जाए, दहेज प्रथा को कैसे रोका जाए, भ्रूण हत्या को कैसे रोका जाए, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, नशा मुक्ति कैसे कराई जाए, नशे को कैसे रोका जाए, उस सब को लेके अभियान चलते रहते हैं और मैं लगातार उस पर भागीदारी करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर कांग्रेस की सबसे कम उम्र की मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर फिर सारे नेशनल टेलीविजन पर सिर्फ मैं कांग्रेस की बात तो मैंने रखी क्योंकि मैं पार्टी की औपचारिक प्रवक्ता हूं, तो उस नाते मेरा जो धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उसका निर्वहन में कर रही हूँ। किंतु मेरा एक और उसमें ये रहा कि जो भी शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग है उनके साथ जो घटनाएं घटी और जो ऊपर तक नहीं पहुंच पाई, जो सत्ता में बैठा है उसके कानों तक नहीं पहुंच पाई, जैसे मैं बिल्कुल खुलकर इस बात पे स्पष्ट कहती हूँ कि मुख्य धारा का मीडिया जो नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो अब तक तो आप तो डिबेट करते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, वो नहीं पहुंचाते? मैं तो पहुंचाती हूँ अपने स्तर से, लेकिन वो नहीं पहुंचाते ना।
आपने कितनी डिबेट्स देखी है जो महंगाई बेरोजगारी पर हुई? किसने उठाया मुद्दा कि टमाटर 200 रुपए भी पार होने भाग रहा है? किसने उठाया मुद्दा कि आजादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार हुआ? किसने उठाया मणिपुर में इतने कैमरामैन है सबके भाई? मैंने तो एक नेशनल टेलीविजन में नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप ढूंढ लेंगे नाम लेके। मैंने कहा तो स्टूडियो में गई थी और मैंने पूछा भाई आपका चैनल क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? सरकार तो सोई है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर की मुख्य धारा के चैनल सो रहे थे? क्यों आपने अपने रिपोर्टर्स को नहीं भेजा? मोदी जी कहीं रैली करने जाते हैं तो आप अपने 50 रिपोर्टर्स भेजते हैं, लेकिन जब एक राज्य जल रहा है 80 दिनों से और जहां इतनी बड़ी हिंसा की घटना हो गई, और हिंसा की घटना नहीं, एक महिला, एक बेटी होने के नाते, मैं बालाघाट की बहू लेकिन बेटी भी हूं यहाँ, तो उस नाते मैं कहती हूँ इतना दुख और इतनी पीड़ा हुई कि आपने वो वीडियो नहीं देखा जो वायरल हुआ। उसके बाद इन लोगों का, भाजपाइयों का ये कहना या अंधभक्तों का ये प्रश्न उठाना कि वो वीडियो इस समय ही वायरल क्यों हुआ। आप समय मत देखिए, उसमें हुई हिंसात्मक और घृणात्मक घटना पर गौर कीजिए ना। एक दो लड़कियां, जो 2 महिलाएं हैं, जिसमें एक कारगिल के युद्ध में योद्धा रहा जो सैनिक, उसकी पत्नी, एक 21 वर्षीय बच्ची जिसको उसके 19 वर्षीय भाई के सामने उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उस सैनिक की पत्नी को, उस 21 वर्षीय बच्ची को नंगा करके परेड कराई जाती है, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की जाती है सरेआम, और उसके बाद उसको परेड करके सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके बाद वो सैनिक जो कारगिल के युद्ध का योद्धा रहा, वो आकर कहता है कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में तो सफल हो गया था, लेकिन देश में पल रहे दरिंदों से अपनी बीवी को बचाने में नाकामयाब हो गया। ये सुनकर क्या किसी का कलेजा नहीं कांपता? क्या किसी 56 इंची किसी घड़ियाली मगरमच्छ के आंखों से आंसू नहीं निकले? क्या 56 इंची खाल वाले किसी मगरमच्छ की आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? हम पूछते हैं आज। हमारे 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर नहीं, पहले तो संसद के बाहर बोले तो मात्र 36 सेकंड बोले, तब जब स्वतः सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उस घटना पर, तो 56 सेकंड भी आप बोलने का मापदंड नहीं रख पाए। और जब आप संसद में कब बोले? जब हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, और वहां आप हंसी ठिठोली और ठहाके लगा रहे थे आप भरी संसद में। क्या ये गंभीरता है इस विषय की? जब 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का खुद का रिकॉर्डेड बयान है एक नेशनल टेलीविजन पर कि ये क्या घटना, ऐसी सिमिलर 100 ऐसी घटनाएं हुई हैं, सैकड़ों। तो भाई क्या स्मृति ईरानी जी ने उन सैकड़ों घटनाओं के बारे में केंद्रीय मंत्री होने के नाते पूछा, एक महिला होने के नाते पूछा, ऐसी कौन सी 100 घटनाएं घटी हैं और उसमें कितने आरोपी आपने पकड़े? क्यों बर्खास्त नहीं किया गया बीरेंद्र सिंह को इतनी बड़ी घटना के बाद भी? राज्यपाल तक ये आके कहती हैं ऐसी मैंने हिंसात्मक प्रवृत्ति अपने जीवन में नहीं देखी, ऐसी हिंसा नहीं देखी। उसके बाद भी 144 धारा लगाकर राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया गया? तो ये कुछ सवाल हैं जो जीवंत हैं अभी भी। मतलब ये संविधान को खत्म करने की बात ऐसी चल रही है, जैसे लगता है कि आपको, जैसे आप जैसे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आप पूरा बता रहे हैं सब जगह से, मतलब संविधान को खतरा है कि ये सब चीजों से? ये मैं ही बता रही हूँ, आपको नहीं मालूम क्या? या देश के लोगों को नहीं पता क्या? क्या आप पेट्रोल नहीं भरवाते अपनी बाइक में? कितने रुपए मिल रहा है आपको? 50 रुपए में मिलता है क्या पेट्रोल? नहीं। कितने में मिलता है? 106 रुपए है। 106 रुपए। तो 100 से ऊपर इससे पहले कब पेट्रोल सुना आपने हिंदुस्तान में? मोदी जी के राज। उससे पहले नहीं सुना ना, तो फिर मुझे क्या बताने की जरूरत है? इसमें तो आप स्वतः बता रहे हैं ना अपने मुंह से। अब क्या आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या प्रचारक है कांग्रेस पार्टी के? आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं आप, और मुझे लगता है आप जैसे पत्रकार हैं तो इसलिए पत्रकारिता जीवित है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब सुना जा रहा है? नहीं तो आवाज म्यूट कर दी जाती है नेशनल टेलीविजन पे अगर हम बात करते हैं। जब भाजपा के प्रवक्ता से मैंने पूछा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से मैंने पूछा कि भाई आप इतनी बड़ी बात करते हैं, तो जब बालाघाट में, मेरे मध्य प्रदेश के मेरे जिले में जब घटना घटी, जब लोधी डाली दमाही की हत्या की जाती है, तब विश्व हिंदू परिषद के ये प्रवक्ता कहाँ थे? आए क्या बालाघाट एक बार झांक दे? क्या इन्होंने कहा कि उनके जो जितने आरोपी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए? क्या जो अब घटनाएं वहां घट रही है कोसमी के अंदर, जो अभी कुछ समय पहले तक जिस तरीके से लड़कों को उठाया जा रहा था, जिस तरीके से किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा था, क्यों नहीं कोई बोला? क्या ये मुद्दा राजनीतिकरण के लिए उठाया गया था जिले के अंदर? ये प्रश्न है मेरा। मैं दिल्ली में थी, फिर भी मैंने वीडियो जारी किया, क्योंकि मैं देश के, मेरे पास राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां हैं, मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हूँ। मेरा मायका है दिल्ली में, मुझे वहां जरूरत पड़ने पे जाना पड़ता है, मेरे माता पिता हैं वहां, और कई बार पार्टी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे कई बार स्टूडियो से डिबेट करनी है तो मुझे नोएडा में रहना पड़ता है, तो मुझे दिल्ली होना वहां जरूरी है। लेकिन जैसे ही मुझे घटना की जानकारी लगी, मैंने तुरंत उनके परिवार से संपर्क किया, उनसे बात की। नहीं तो आप पूछिएगा उनके परिवार के लोगों से, लेकिन मैंने उसका प्रचार नहीं किया, क्योंकि इसमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी मानवीयता होनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना घटी और मेरे परिवार में
बालाघाट मेरा परिवार है, मेरा घर है। अगर मेरे घर में कोई घटना घटती है, चाहे वो किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ हो, ये मात्र लोधी समाज की बात नहीं है, पवार समाज की बात नहीं है, कुर्मियों की बात नहीं है, कलारों की बात नहीं है, मरारों की बात नहीं है, या दलित समाज की या आदिवासियों की बात नहीं है। जितने भी लोग बालाघाट में हैं मेरे परिवार के लोग हैं, और अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं वहां जाकर संज्ञान तो लूं कि हुआ क्या है, लेकिन उसका राजनीतिकरण कर दिया जाए। उसको पार्टी के नजरिए से आप देखेंगे जब किसी की हत्या की जाती है, किसी को इतना मारा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है। तो यहाँ तो नेतागिरी चलती है सब चीजों में, ऐसा आपको लगता नहीं मैडम? जब बालाघाट में आए हैं, या नेताओं का असर रहता है, मतलब कोई आप बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है नेतागिरी में चलनी चाहिए। राजनीति में नेतागिरी करना अच्छी बात है, चुनाव लड़िए, खूब नेतागिरी करिए, उसमें कोई दोहमत नहीं है। नेतागिरी करने के लिए बनी कीजिए, लेकिन नेतागिरी का क्या मतलब है? आज नेतागिरी का मतलब गलत हो गया ना। नेतागिरी का मतलब ही हो गया है कि आप किसी मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है, इसको अब नेतागिरी कहा जाने लगा है। लोग कई बार, जब मैं छोटी थी तब भी मुझसे कहते थे, अरे राजनीति तो बड़ी खराब चीज है, राजनीति तो दलदल है, ये आपने भी सुने होंगे शब्द। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर वो दलदल है तो वो कीचड़ है, तो उसे साफ कौन करेगा? हमें उतरकर साफ करना पड़ेगा ना। तो नेतागिरी कीजिए, चुनाव लड़िए, तब कीजिए नेतागिरी। लेकिन नेतागिरी ऐसी ना हो कि वादे कर दे और भूल जाए मोदी जी। जब चंद्रयान पहुंचा, जब हमने झंडा गाड़ा साउथ पोल पे, चंद्रमा पे, तो मुझे लगता है साइंटिस्ट बाद में बोले, पीएम पहले बोले। क्या इससे पहले कभी हमने इसरो ने क्या कोई अभियान पूरा नहीं किया? बहुत अभियान हुए, लेकिन मनमोहन सिंह जी के शासन में हुए, उससे पूर्व हुए। हमने कभी उसको राजनीतिकरण उसका नहीं किया। आज तो हर मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन जिन पर प्रश्न होना चाहिए वो प्रश्न नहीं होता। बात मात्र बालाघाट के नेताओं की नहीं है, देखिए सबके नेताओं का अलग है। कौन राजनीति कर रहा है, आप उनसे, आप पत्रकार हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जाइए, माइक लगाइए, पूछिए। मैं भी पत्रकार हूं पेशे से, मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक किया है, तो मैं भी पत्रकार हूँ और पत्रकारिता की है, शोज भी किया आपकी तरह, माइक पकड़ के मैंने किया है काम। एडवर्टीजमेंट एजेंसी में क्रिएटिव भी रही हूँ, वर्ल्ड की टॉप एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी डेंस उस समय। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो जिस जगह है वो अपना कर्तव्य निर्वहन करे। आपका काम है, आप पूछिए ना। अगर कोई नेतागिरी करता है तो आप इसलिए आप कीजिए। आज आपको इसलिए मुझसे पूछना पड़ता है कि बालाघाट में तो नेतागिरी चलती है, मुझे लगता है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को जो काम करना चाहिए था वो उसमें गौण हो गए, वो उन्होंने नहीं किया। ब्रजभूषण शरण सिंह का जब मुद्दा उठा तो मीडिया ने नहीं दिखाया। जब हमने मणिपुर की बात की तो मीडिया बंगाल लेकर आई, राजस्थान लेकर आई। हमने ये प्रश्न किया कि मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर यूके की संसद में बात की जाती है, उसको लेकर यूरोपीय संसद एक प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ पारित करती है। क्या राजस्थान को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है क्या यूरोपीय संसद में? क्या बंगाल को लेकर यूके की संसद में चर्चा चल रही है कि नहीं? मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, मणिपुर को लेकर हुआ। कहते हैं कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। हम कह रहे हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने करोड़ों के विमान में बैठकर आसमानी आनंद ले रहे थे, विदेशी भ्रमण कर रहे थे। उन्हें विदेश जाने का समय था, लेकिन मणिपुर का एक चक्कर लगाने का समय उनके पास नहीं था। उनके पास विदेश जाने का समय था, लेकिन मणिपुर में शांति की बात करने का समय नहीं था। ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? उसके बाद आपने पढ़ी होगी न्यूज, आपको मालूम होगा कि किस तरीके से जो हिंदुस्तान की रेसलिंग फेडरेशन है, विश्व कुश्ती संघ से उसे हटाया गया क्योंकि समय पर चुनाव नहीं हुए। उसको लेकर आज सारे जितने कुश्ती वाले हमारे पहलवान जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग हैं वो सब उसे काला दिन बता रहे हैं। तो मोदी राज में जो गलत चीजें हो रही हैं उस पर पर्दा डालने का अधिकार मीडिया को किसने दे दिया? एक, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती, मैं दूरदर्शन पर भी जाती हूँ डिबेट करने, और वहां एक अलग तरीके की बहस होती है, और वो कहते हैं कि भाई दूरदर्शन है तो सरकार की बात ही करेगा। लेकिन अब तो मुझे लगता है सारे ही हो गए ना, अंतर क्या रह गया? चाहे आप किसी भी चैनल पर बैठे, मुझे लगता है कि पत्रकार का धर्म, मैंने पत्रकारिता क्यों की? मैंने इसलिए कि मैं जब छोटी थी तो ये आपने भी, अगर आपको ध्यान हो गया, मुझे नहीं पता आपके संज्ञान में है ये बात की नहीं, एक बच्चा था प्रिंस नाम का जो कि एक गड्ढे में गिर गया था बोर के, और मैं बहुत छोटी थी उस समय। और उस टाइम पर मैंने देखा कि पत्रकारों ने एकत्रित होकर, वो बच्चा बहुत गरीब परिवार का था, उस बच्चे को कैसे निकाला जाए। उस बच्चे का जन्मदिन भी था शायद उस दिन, मुझे जहां तक याद है, कुछ धुंधली कहाँ की बात? अब ये मुझे पता नहीं, आप डालेंगे तो शायद गूगल पे मिल जाएगा। एक पूरे नेशनल टेलीविजन पर था, बहुत पुरानी बात हो गई, छोटी थी मैं, और तब मैंने न्यूज पर देखा तो रोज चलता था वो, तो पूरी मीडिया वहां पर थी कि एक बच्चा गिरा है प्रिंस नाम का और गड्ढे में गिरा है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है।
तो मीडिया ने इतना दिखाया कि सरकार को जागना पड़ा, वहां पर पूरे इक्विपमेंट्स को लाया गया, निकाला गया, बच्चे को सही सलामत उसको बाहर किया गया और वो उस बच्चे को पूरी आर्थिक सहायता भी दी गई क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। तो ये किसकी ताकत? ये मीडिया की ताकत कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में इतना मावदा है कि आप अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज ऊपर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये अधिकार मीडिया के पास है और मीडिया यही काम करता है। तो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, अब आप 100% अगर रेशियो लगाकर चल रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? क्या 90% वोट लेके बैठे हैं क्या? अगर विपक्ष का वोट देखा जाए तो प्रतिशत के तौर पे मुझे लगता है सत्ता पक्ष से ज्यादा वोट विपक्ष के पास होता है। तब भी आप विपक्ष का सम्मान नहीं करते। जिस टाइम पर दो सांसद थे भाजपा के, उस टाइम हमने सम्मान किया। जिम्मेदार सत्ता पक्ष होने के नाते जिम्मेदार विपक्ष को समझा और उनकी आवाज को उठने दिया और समझने दिया। हमने तो सरकारी संस्थाओं पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की, ईडी और सीबीआई लगाने की हमेशा किसी के पीछे कोशिश नहीं की हमने। लेकिन उस समय मुझे जागृत मीडिया की तरफ आकर्षित किया इस घटना ने। तब मेरे पिताजी के कुछ मित्र थे पत्रकारिता में और आज वो बड़े बड़े चैनलों के एंकर्स हैं। आज डिबेट भी करती हूँ उनके साथ और मैं पारिवारिक तौर पर उनको घर के मानती हूँ। चाहे दीपक चौरसिया जी हैं, उनमें से मैं चाचा बोलती हूँ उनको, बचपन से उनकी गोदी में खेली हूँ मैं। तो इन लोगों से मैंने पूछा कि भाई मेरे को भी पत्रकार बनना है क्योंकि इनमें ताकत है कि नीचे के व्यक्ति की आवाज ऊपर पहुंचाएंगे, तो मुझे पत्रकारिता करनी है। तो मैं कैसे करूं पत्रकारिता? उन्होंने कहा बेटा जब 12th पास कर लोगी अच्छे मार्क्स से तब मुझे बताना और तब तुम्हें मैं गाइड करूंगा तुम्हें कैसे पत्रकारिता करनी। मैंने की पत्रकारिता। लेकिन आज आप देखिए कि जो पत्रकारिता का धर्म है कि सत्ता पक्ष, जो खामियां है सत्ता पक्ष की, उनको उठाना और जो लोगों की बातें उनको ऊपर तक ले जाना। आज वो काम सोशल मीडिया करता है, आज वो काम यूट्यूब के चैनल्स करते हैं, आज वो काम राज्य स्तरीय और जो जिला स्तरीय जो चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं, मैगजीन्स वाले वो लोग काम कर रहे हैं कि जो जनता की बातें उठा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता को जिंदा रखा है, आप लोगों ने जिंदा रखा है, जीवंत रखा है आपने पत्रकारिता को। नहीं तो टमाटर के ऊपर स्मृति ईरानी जी से सुधीर चौधरी जी ने सवाल पूछ लिया था तो स्मृति ईरानी जी ने तुरंत जलील कर दिया और कह दिया भाई सुधीर जी मैं भी पूछ सकती हूँ, जेल गए तो कैसा लगा? भाई आपसे सवाल पूछेंगे तो आप पत्रकारों को जलील कर रहे हैं, लेकिन जलील होने की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर गैस का रेट कहाँ है? तो गैस का तो आप जानते हैं कहाँ है, मुझे तो पता ही है। मैं तो गांव में देख ही रही हूँ गैस का क्या। आप मेरे मोहल्ले में निकल जाइए ना, खैरलांजी पे बैठे हैं आप, खैरलांजी में निकलिए बाहर, मेरे बगल अड़ोस पड़ोस में पूछ लीजिए कि कितने महीने हो गए आपने सिलेंडर भरवाया कि नहीं। आपको उज्ज्वला योजना की हकीकत पता चलेगी कि सिर्फ सिलेंडर देना कुछ नहीं होता, उसमें गैस भरनी पड़ती है तब चूल्हा जलता है, नहीं तो चूल्हे फूक रहे हैं। रेट क्या है? अब आप बताइए 1150 पहुंच जाता है, कभी 1200 हो जाएगा, क्या पता 1400 हो जाए, कोई भरोसा है? हमारे जमाने में 410 में मिलता था कांग्रेस के शासन में। हम तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अब आने वाले हैं आदरणीय कमलनाथ जी, देंगे 500 रुपए में सिलेंडर। हमने अपने आप से नहीं कहा, आदरणीय कमलनाथ जी ने पूछा था महिलाओं से कितने रुपए में चाहिए सिलेंडर। महिलाओं ने कहा सर 500 रुपए में, तो कहा ठीक है 500 में देंगे। तो 1500 भी देंगे बोले, तो 1500 भी हर महीने देंगे। हम तो 100 यूनिट बिजली माफ कर रहे हैं, 200 यूनिट पर बिजली हाफ कर रहे हैं, और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं मैं 3000 तक दूंगा। कब देंगे? जब चुनाव आया तो अभी तो दे रहे हैं ना, 1000 दे रहे हैं ना। अरे तो कब कितने टाइम हुआ? अभी बता दो कितने टाइम हुआ योजना को? 2 से 3 महीने। हाँ तो 2 से 3 महीने पहले ही मामा जी को भांजियों की याद आई। उससे पहले मामा जी क्या कर रहे थे? उससे पहले मामा जी के प्रदेश में जो भांजियों की हालत है, मध्य प्रदेश के सागर के पास, सागर में बंडा है, बंडा के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मैं तो चिल्लाती रही, वहां 80,000 लोग एकत्रित हुए, वहां लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहे, कांग्रेस के विधायक तक धरने पर बैठे रहे। तब मामा जी ने क्यों नहीं बुलडोजर फिरवा दिया? जो बलात्कारी है उसका तो मकान भी अवैध था, हमने सबूत पेश किए। उल्टा इन्होंने बसें रुकवाई उस आंदोलन में लोगों को आने के लिए। हमने तो कहा कि बलात्कारी को फांसी के फंदे तक चढ़ाइए, और दूसरा निर्भया कोष में जो इतना हजारों करोड़ों का फंड है, निर्भया कोष के फंड से निकाल के दीजिए ना पैसा। जो बलात्कार की पीड़िता है, जो पीड़िता है, उनके परिवारों को, उनको पुनः स्थापित हो, उनका जीवन अच्छा हो, उसके लिए उन्हें सशक्त करने के लिए कीजिए, जो वो मेंटली भी स्टेबल हो पाए, उस दुर्घटना से बाहर निकल पाए। और जो बलात्कारी उसे सजा दी थी, लेकिन नहीं कर पाते मामा जी। अब मामा जी को चुनाव आया तो मामा जी को भांजिया याद आई, मामा जी को अब योजनाएं याद आई, मामा जी को अब किसान भी दिखेगा, मामा जी को नौजवान भी दिखेगा। लेकिन इससे पहले नौजवानों पर लाठी बरसाते थे मामा जी भोपाल में। कोई जाता था अगर कितने शिक्षकों पर लाठी बरसाई आप बता दीजिए। ये मैं खुद अपने मुंह से कहूंगी तो कहेंगे भाई कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की बात रख रही है, लेकिन मैं जनता की बात रख रही हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि आज प्रदेश की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। 220 महीनों में 225 घोटाले आप करेंगे। ये सरकार का आंकड़ा है कि 3 साल में 21 सरकारी नौकरी दी है इस सरकार ने। ये मैं नहीं कह रही, इनकी मंत्री ने कहा आंकड़ा देते हुए
कि 21 सरकारी नौकरी 3 साल में दी है मध्य प्रदेश में। शर्म नहीं आई मोदी सरकार के मुख्यमंत्री जी को, मोदी जी के मुख्यमंत्री जी को शर्म नहीं आई मोदी जी की तारीफ करने वाले शिवराज सिंह चौहान जी को ये आंकड़ा पेश करवाते हुए? क्या उनके मंत्री को जरा सी भी लज्जा नहीं आई कि मैं क्या किस मुंह से ये बोलूं कि 3 साल में मात्र 21 सरकारी नौकरी हम दे पाए? 220 महीने के शासन में 225 घोटाले कर दिए भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने। और ये सरकार है कौन सी सरकार? ये सरकार है लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदलकर, लोकतंत्र का गला घोंटकर जबरदस्ती बैठी हुई सरकार। जनतंत्र किसके उससे चलता है? जनता के उससे। तो जनता के लिए जनता का शासन, जनता पर शासन जनतंत्र है, लोकतंत्र है। लेकिन इस प्रजातांत्रिक ढंग से जो चुनाव कराया गया, जिसमें जनता ने वोट दिया कांग्रेस को, मुख्यमंत्री बनाया कमलनाथ जी को, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को पलटा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, ये बात कई चैनलों पर भी बोली है, आपके उससे भी कह देती हूँ कि चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुर्चन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। और यही हुआ है। लगातार लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाकर एक राज्य नहीं कई राज्यों में इन्होंने पहले तो सरकारें गिराई। पहले इन्होंने ये पार्टी तोड़ते थे पहले, अब ये परिवार तोड़ने पे आ गए। कहीं चाचा भतीजे लड़ा रहे हैं, कहीं माँ बेटी लड़ा रहे हैं, कहीं बहन बहन को लड़ा रहे हैं। तो ये अनुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये बताइए 38 दलों की N.D.A वाला कुनबा होता है भानुमति का, या 26 दलों का इंडिया का कुनबा कहेंगे? भाई इंडिया में तो 26 से ज्यादा तो आप में है, आप तोड़ के ला रहे हैं और 38 हो ही गए हैं। मैं तो कहती हूँ अलीबाबा के 40 चोर सुने ही थे हमने, तो 2 और ले आइए, देख भी लेंगे अलीबाबा के 40 चोरों को, वो भी पूरा कर लीजिए। लेकिन तब भी अब जो देश में स्थिति है, जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद बताते हैं कि आप 106 रुपए में पेट्रोल भरवाते हैं। आप खुद पूछते हैं कि बताइए सिलेंडर का दाम क्या है। आप बताइए टमाटर का भाव क्या चल रहा है। मैं दिल्ली का भी बता दूंगी, आप बताइए बालाघाट में क्या चल रहा है टमाटर का भाव। अभी तो 1 महीना पहले 150-200 रुपए चल रहा था ना, तो अभी तो 50-60 रुपए अभी आया है ना 50-60 पे, वो भी 50-60 पे। साधना जी, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी भाजपा वाले के ऊपर सीबीआई की जांच नहीं होती क्या? अभी कांग्रेस वाले मतलब अन्य पार्टी के ऊपर जांच होती है, ऐसा मुझे लगता है ये भाजपा के बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पे नेता है, सुनने में आ रहा है, मंत्री बन गए हैं या बनने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। बिसेन जी हैं, गौरीशंकर बिसेन जी हैं, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आदरणीय नानू कावरे जी हैं, रामकिशोर कावरे जी, और भाजपा के जो भी लीडर्स हैं, जिलाध्यक्ष महोदय भाजपा के, पूछिए उनसे कि सीबीआई, ईडी, परिवारवाद। आपने देखा है कि अभी जब से सरकार बनी तो सीबीआई वाले ने भाजपा वाले को किसी को पकड़ा हो? नॉलेज है? मुझे तो अभी तक ये नॉलेज है कि अगर भाजपा में है तो पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में आके बोल के गए थे मोदी जी, पवार जी के भतीजे के लिए बोल के गए थे। राइट। और बोल रहे थे, दूसरे नेताजी बोल रहे थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब चक्की पीसिंग से हो गया कि अब तुम हमारी पार्टी में आओगे तो अब चक्की नहीं पीसिंग, हम मलाई खाएंगे और कुर्सी पे बैठाएंगे और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अब ये हो गया है। तो फिर ऐसे लोगों पे क्या सीबीआई का वो, ये तो मोदी जी के पास तो वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन है। अपने आप को शायद गंगा मैया समझने लगे हैं कि कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, इनके में गोता लगाएगा तो क्या वो पापों से धुल जाएगा क्या? अब क्या हुआ, जिनके खिलाफ इन्हीं के नेता बड़ी बड़ी लिस्टें देते थे, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, प्रवीण डारेकर, उसके बाद ये अजीत पवार, और इन्हीं के आप नाम ले देंगे तो अभी इनके पास इतनी बड़ी लिस्ट में निकाल कर अभी आपको दे दूंगी कि सारे जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनको सबको अपने कुनबे में शामिल कर लिया। अजित पवार को तो भी मुख्यमंत्री बनना है उनको, इसलिए तो अब भाई देखिए, ये तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, भ्रष्टाचारी बताएंगे। इनकी या तो पार्टी में आ जाओ या तो इनसे जुड़ जाओ, नहीं जुड़ सकते, इनमें विलय कर लो, नहीं कर सकते तो ये फिर सीबीआई भी लगाएंगे, ईडी भी लगाएंगे। अभी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने प्रेस वार्ता भी की थी, आपने शायद सुनी होगी 2 दिन पहले, अभी एआईसीसी हेडक्वार्टर में दिल्ली में। ईडी और सीबीआई ये तांता लगाए लगातार, कहाँ? कांग्रेस शासित राज्यों में करेंगे ये वाला काम। ये बताइए कि भाजपा भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करती है? स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण, जिन्होंने की सरेआम टीवी पर रक्षा सौदों में दलाली खाई थी, रिश्वत लेते हुए सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, और मात्र पकड़े नहीं गए थे, सजा याफ्ता हुए जेल पहुंचाए गए, येदुरप्पा जेल भेजे गए भ्रष्टाचार के मामले में। और जिस मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, जिस प्रदेश में मेरा जिला बालाघाट आता है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के इतिहास में से पहले मुख्यमंत्री हुए जिनके खिलाफ स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिलाया।
इनके नौकरों के यहाँ भी करोड़ों रुपए का जखीरा पाया गया। इनकी पत्नी ने नोट गिनने की मशीन को मंगवाया था। हाथ कम पड़ जाते हैं नोट गिनने के लिए भाई, हाथ से थक जाएंगे नोट गिनते गिनते, इसलिए मशीनें मंगवाई गई। तो इतने भ्रष्टाचारी लोग, इन्हीं के नेता थे दिलीप सिंह जुदेव जी, कहते थे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो इस तरह की बात करने वाले लोग अपने मुंह से भ्रष्टाचार की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जिनके पार्टी के अंदर परिवारवाद कूट कूट कर भरा है, अनुराग ठाकुर हो, कल्याण सिंह जी, उनके बेटे, उनके पोते, उमा भारती जी, उनका भतीजा, उनके भतीजे की बहू, आदरणीय राहुल जी विधायक है, उनके भतीजे, उनके भतीजे की बहू जिला पंचायत अध्यक्ष बन गई है। और आप भाजपा में और नेता देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी, मैं अगर लिस्ट गिना सिंधिया, तो सिंधिया जी का तो कुनबा पूरा उन्हीं की पार्टी में दादी फाउंडर हुआ करती थी। अब आदरणीय सिंधिया जी का भी उन पूरा परिवार है। तो आप जब परिवारों को लेकर चलते हैं तो आप परिवारवाद पर बात मत कीजिए। आप अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो फिर अपनी पार्टी से इन भ्रष्टाचारियों को हटाइए ना, चक्की पीसिंग वालों को चक्की पिसवाइए ना। महिला अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जिस बेटी के लिए खुद मोदी जी कह रहे थे, आपने देखा होगा नेशनल टेलीविजन पर पूरा दिखाया गया था कि कह रहे थे ये मेरी बेटी है, विनेश फोगाट तो बेटी है मेरे परिवार की, आओ कभी परिवार वालों को लेकर बैठो, कभी घर आओ, घर बुला रहे थे। जिसे घर बुला रहे थे उसको अपनी चौखट पर आके ये नहीं पूछने का एक बार मौका दिया कि हुआ क्या है, तुम क्यों धरने पर बैठी हो। उसे दो दो बार आकर जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। उस अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला को, पहलवान बेटी को जाकर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी पड़ी, तब उनकी एफआईआर दर्ज होती है। पॉक्सो एक्ट जब लगता है तो आप भी जानते हैं पॉक्सो अगर किसी पे लग जाए तो उसका तो अंदर जाना निश्चित हो जाता है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो भाई पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और दिल्ली पुलिस ने क्यों ऐसा, क्या कौन सी दलील नहीं पेश कर पाई कि उनकी जमानत किस तरह से हुई? आज ये बताना पड़ेगा ना इन लोगों को। मतलब वही तो बोल रहा हूँ, संविधान खतरे में है क्या? बिल्कुल है। मैं तो कहती हूँ ये भाजपा वाले कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, कोई ये AIMIM वाले कहते हैं जी ये भाजपा की जो भी टीम है, ओवैसी जी की पार्टी कहती है मुसलमान खतरे में। अरे मैं कहती हूँ ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। नफरत, घृणा, द्वेष और गॉडसेवादी ये चश्मा हटाकर देखो तो पता लगेगा कि आज मोदी जी के शासन के अंदर आज हमारा संविधान खतरे में है, आज भारत का इंसान खतरे में है, क्योंकि आज जाति के धर्म के नाम पर विध्वंस कराने का प्रयास किया जाता है। गॉडसे को, देशभक्त कहलाने वाले को संसद में बिठाया जाता है और मोदी जी आहत भी बहुत हो जाते हैं, कहते हैं भाई दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जिन्होंने संसद में कहा था, गॉडसे को देशभक्त बताया था। लेकिन जो भाजपा की अम्मा जान है ना, RSS, उनके चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाया शायद मोदी जी, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो गॉडसे को देशभक्त बताने वालों को अपनी पार्टी में रखोगे। कुलदीप सिंह सेंगर जो दोषी साबित हुआ बलात्कारी, उसके दोस्त को टिकट घोषणा की इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में, उसका संरक्षण करते रहे बहुत समय तक। आज तक माफी नहीं मांगी किसी भाजपा के प्रवक्ता, किसी भाजपा के नेता ने, क्यों नहीं मांगी? तो मुझे लगता है कि ये सवाल कि आज देश में क्या चल रहा है, पेट्रोल पूछिएगा, मैं तो कह रही हूँ आप तो जिले के हैं, क्योंकि अब मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठी होती तो कहती कि जी सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए, जाकर गौरव भाटिया जी से पूछिए, या उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से पूछिए, या मोदी जी से पूछिए, या इनके केंद्रीय मंत्रियों से पूछिए। लेकिन आप जिले के, मैं कहूंगी मैडम आप ट्रेन में सफर किए? बहुत बार किया मैंने। पहले प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए में मिलती, जहाँ तक आज 20 रुपए। हाँ, बीच में 50 रुपए। जो खाने का जो चावल था वो भी सस्ता था, आज महंगा हो गया है। मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब इस दुनिया में हो क्या रहा है? देखिए मैं तो जहाँ से मेरे मतलब माता पिता, जहाँ मैं नौकरी छीन गई है, बेरोजगारों की नौकरी छीन गई, नौकरी नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जहाँ मैंने जन्म लिया वहां से भी मैं किसान परिवार की, यहाँ आई हूँ, यहाँ भी मैं किसान परिवार में। जब एक किसान मेहनत करता है, धान उगाता है, यहाँ तो धान की खेती है, हमारे यूपी में गेहूं भी है और भी है, लेकिन जहाँ जब धान की मैंने खेती, इतनी मेहनत लगती है, इतनी मशक्कत। अभी जब बरसात नहीं हो रही थी तो मैं बैठी थी गांव के लोगों के साथ, पूछती थी कि भाई कैसी चल रही है खेती, तो मुझसे कहते थे कि बारिश हो जानी चाहिए, बारिश नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी करी कराई मेहनत पे पानी हो जाएगा। किसान धान बहुत मेहनत से उगाता है, जब किसान उगाता है तब हमारा देश खाता है, फिर भी किसान कंगाल है। और इसी बात का मलाल है, हमने कहा MSP की गारंटी का कानून बनाइए, लेकिन मोदी सरकार ने 700 किसान शहीद हो गए, जरूरत पड़ी तो वो गाड़ी एक मंत्री के बेटे ने
गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर, लेकिन उसके बावजूद काले कानून में बदलाव तो करना पड़ा 700 किसानों की शहादत के बाद, लेकिन अभी तक एमएसपी का गारंटी का कानून नहीं दे पाए। आप बगल का प्रदेश देख लीजिए ना, छत्तीसगढ़, धान की कीमत क्या है यहाँ? आप बताओ धान की कीमत, अपने मुंह से बताओ। मैं कहूंगी तो आप कहोगे कि भाई आप कांग्रेस की हैं, आप बताइए धान की कितनी कीमत? मेरे हिसाब से यहाँ से 1600-1700 कुछ। तो और 1600-1700 में भी बिकती है कि यहाँ पे लोगों से पूछ लेना आप जाके, जो बेचते हैं अपनी धान, व्यापारियों को ही बेचनी पड़ती है। अंत में क्या करेगा किसान? भाई उसे अपना पेट भी तो पालना है। उस किसान को बारिश की भी चिंता है, होनी चाहिए, उसका खुद का घर टपकता है, फिर भी वो कहेगा नहीं बारिश हो जानी चाहिए। कहीं कोई गंजी बर्तन रख के उसे पानी को कोशिश करता है कि कम हो जाए, बिस्तर पे ना टपके, लेकिन उसके बाद भी कहता है बारिश हो जाए। और उस किसान के साथ जो इतनी मेहनत करके, मजदूरी करके, लगन से आपको धान उगा कर देता है, गेहूं उगा कर देता है, चना देता है, दालें देता है, आपको आपका पेट भर रहा है। आप जब वो किसान आकर दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा तो भरी सर्दियों में कोरोना पीक पर आने को आ गया था बिल्कुल, और तभी ठंडे पानी की बौछारें करवा रहे थे। इन्होंने कीले गड़वा दी थी वहां। आप किसानों के साथ क्या करना चाहते हैं? ये किसानों के प्रति इनका नजरिया है। तो देखिए, किसानों के लिए कांग्रेस जब आई, हमने कहा था कर्ज माफी करेंगे, हमने किया। उसको 15 महीने का समय मिला, हमने कहा हर पंचायत में गौशालाएं बनवाएंगे, वो काम भी प्रारंभ किया। अब आप बताइए कितनी गौशालाओं में कितनी गायें मरती हैं आज, और ये गौरक्षक बने फिरते हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग। चंदे की पर्ची कटवानी है तो आरएसएस के लोग नजर आएंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग नजर आएंगे, तोड़फोड़ करनी है तो बजरंग दल के लोग नजर आएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ बजरंग बली तो उनसे खुश होंगे ना जो भगवान राम के भक्त हैं। लेकिन भाजपा ने तो ऐसे संजय निषाद को अपनी पार्टी में मंत्री बना रखा है उत्तर प्रदेश में, साथ में जोड़कर, जिन्होंने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है। माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद को क्यों पार्टी में जोड़कर रखा है? नरेश अग्रवाल जी को इन्होंने राज्यसभा भेजा था, उन्होंने कहा राम की तुलना रम से की थी। अस्तित्व उनके मंत्री ने राज्यसभा में नकारा, सांस्कृतिक मंत्री ने महेश शर्मा ने। आप बताइए, आप राम के नहीं, जो मैं तो कहती हूँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अभी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तो आपने सुना होगा भाजपा के कई मंत्रियों ने बोला, तो बार बार कह रहे थे राम मंदिर बनवाया हमने। अरे राम मंदिर आपने बनवाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, भाजपा के आदेश पर राम मंदिर नहीं बन रहा है। और राम मंदिर के नाम पर जो दलितों की जमीनें हड़पी गई, जो एफआईआर वहां दर्ज हुई, जो चंपत घोटाला हुआ, चंदा चंपत घोटाला, उस पर क्या कहेगी भाजपा? तो राम किसी की बपौती नहीं है। जो राम को मानते हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, राम उनके और वो राम के हैं। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात मैं ही नहीं कह रही, ये बात भाजपा की ही नेत्री परम आदरणीय उमा भारती जी ने कही थी कि जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत निश्चित है। तो राम को बपौती आज कौन मान के बैठे? तो बिल्कुल उनका अंत तो निश्चित है ही। तो देखिए, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आज की परिस्थितियां ये हैं, चाहे आप प्रदेश की देखें, प्रदेश की आज जनता जनार्दन होती है, और जनता ये कह रही है कि महंगाई की मार भी बहुत झेली, किसानों पर अत्याचार भी बहुत झेला, महिलाओं पर व्यभिचार भी बहुत झेला, युवाओं को रोजगार नहीं। आज कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का डर लोगों में बिठा दिया गया है। तो इससे इसलिए आगे वाली पार्टी समर्थन करती है। और आपको क्या लगता है, अजीत पवार जी क्यों गए होंगे? क्या कारण है आप बताइए? क्योंकि 2-3 दिन पहले तक जो देश के प्रधानमंत्री जी नाम लेकर एक व्यक्ति का 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते हुए बोल रहे थे, मंचों से धाड़ रहे थे और गारंटी दे रहे थे। तो मोदी जी की सिर्फ गारंटी देखिए क्या क्या है। हमारी गारंटी क्या हमने बता दिया कि 500 रुपए में सिलेंडर करेंगे, प्रति महीना महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करेंगे, 200 यूनिट पे बिजली बिल हाफ करेंगे, किसानों की हम कर्ज माफी करेंगे, जातिगत जनगणना हम कराएंगे। हमारी ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी की। आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब हम करेंगे, और बनेंगे मुख्यमंत्री और हम करेंगे। लेकिन मोदी जी की गारंटी है लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है आजादी के बाद पहली बार महंगाई की मोदी मार पहुंचाने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी से जोड़ने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है कि लोकतंत्र का गला घोंटकर पार्टी तो पार्टी परिवारों को तोड़ने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर बेटियों के बलात्कारियों का संरक्षण करने की गारंटी। ये मोदी जी, और मोदी जी के जो मुख्यमंत्री बैठे हैं, मामा जी बनते हैं अपने आप को, तो कौन से मामा हैं वो ये तो बताएं। तो मुझे लगता है कि अब मामा जी तो बहुत हुए हैं हमारे, आपने भी धार्मिक वो पढ़े होंगे ग्रंथ, तो मामा जी तो बहुत हुए हैं। तो आप कौन से वाले मामा हैं? आप अच्छे मामा तो बन नहीं पाए, क्योंकि
आज बच्चियों की जो हालत है प्रदेश के अंदर, चाहे वो किसी भी स्तर पर आप देख लें, मुझे लगता है कि जब बलात्कार किसी बच्ची के साथ होता है, कोई घटना घटती है, तब मुख्यमंत्री जी मौन साध जाते हैं। वही केंद्र का हाल है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन जब किसी बात को भुनाना है तो अंधभक्त एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ के बोलते हैं। इनके बड़े बड़े जो प्रवक्ता बैठते हैं, कई बार वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर बात करते हैं। तो मुझे लगता है बहस तर्कों पर होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए उन मुद्दों पर जो आप मुद्दे उठा रहे हैं। इन मुद्दों पर उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय चैनल पर भी हमें कभी डिबेट में बुलाया जाए। एक समय था हमने इसलिए बॉयकॉट किया था मीडिया को, कांग्रेस पार्टी ने, कि ना तो महंगाई पर बात होती है ना बेरोजगारी पर। आज भी चीजें बदली नहीं, अब पता नहीं इस चीज का इतना दबाव है। दौर चलता रहेगा। नहीं तो दौर नहीं चलता रहेगा, ये दौर नहीं चलना चाहिए। चल ही रहा है, चल ही रहा है। नहीं, जब तक चल रहा है, जब तक मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार है। कांग्रेस शासन में कब ऐसा जोर चला, कब ऐसा दौर चला, आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी के समय में क्या स्मृति ईरानी जी तो प्रधानमंत्री को उस समय 400 रुपए सिलेंडर पे चूड़ी भेजने की बात करती थी, तो अब तो चूड़ियों की बड़ी सी माला बनाकर भेज देनी चाहिए ना। जब हमने आंदोलन किए तो आपने भारत जोड़ो यात्रा कौन से मुख्य धारा के चैनल पर देखी है, मुझे बता दो आप। किसी पे नहीं आई। कितनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा थी। मध्य प्रदेश से जब होकर गुजरी, एक जन सैलाब गुजरा, साथ में तो राहुल जी के साथ, कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जी थे, उसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जमीनी। बालाघाट से कितने लोग गए थे। उस उतनी बड़ी यात्रा को किसी मुख्य चैनल पर नहीं दिखाया गया। प्रधानमंत्री जी का वो रोड शो जिसमें लोग नहीं है, क्लिप को काट काट के 3 बार चलाना पड़ता है, हमारा सोशल मीडिया, हमारा आईटी सेल उसको उस पर से पर्दा उठाता है झूठ पर से, उसको मीडिया दिखा रहा है मुख्य धारा। तो ये दौर नहीं चलना चाहिए। मैं बतौर पत्रकार भी आपसे ये चीज कह रही हूं, क्योंकि सोशल मीडिया आज ये चीज कर रही है, धीरे धीरे सोशल मीडिया को भी दबाने का प्रयास करेंगे। अभी ये मोदी जी ने कहा, 15 अगस्त के दिन में यहीं से डिबेट की थी मैंने, और उस दिन मोदी जी को सुना मैंने, कह रहे थे जी 2024 में भी मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। आप में इतना अहंकार की अवधारणा का आप भाषण दे रहे हैं, इतना दम्भ, इतना अहंकार आपके अंदर है कि आप कह रहे हैं कि अगले, अरे अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। तो अहंकार में तो व्यक्ति का नाश होता है, अहंकार तो नाश की ओर ले जाता है। ये तो कृष्ण भगवान कह के गए हैं। आप तो सनातन की पद्धति को नकार रहे हैं। आप अहंकार की इतने आवेश में आ गए। तो मैं तो कहती हूँ भाई, तो आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, आप दिल्ली सेवा बिल ले आए, आपका पूर्ण बहुमत है, आप तानाशाही कर रहे हैं। किस तरह चुनाव आयोग में सदस्यों के और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, उस नियुक्ति समिति में से किस तरीके से चीफ जस्टिस को हटाया जाए, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए आप अध्यादेश लेकर आ गए। तो एक अध्यादेश और ले आइए फिर, कि अगर आपको तिरंगा फहराना ही, आप ही चाहते हैं बस हम ही फहराए तिरंगा, तो फिर क्या जरूरत है चुनाव कराने की। 5 वर्षीय चुनाव को 25 वर्षीय कर दीजिए, और 25 वर्ष में फिर 25 वर्ष तक तिरंगा आप हर साल फहराइए। फिर चिंता की बात ही खत्म है। जो तानाशाही करने कीजिए, क्योंकि इनके अंदर इतना अहंकार झलकता है। इनके मंत्री बात करते हैं तो अहंकार झलकता है, किसी से परिवारवाद पे पूछो तो अहंकार झलकता है, भ्रष्टाचार पे पूछो तो अहंकार झलकता है। और स्मृति ईरानी जी से एक पत्रकार ने, आप जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था अमेठी में, तो उसकी नौकरी चली गई। उसके मुंह पर उसको कह दिया गया भाई तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, धमकी दी गई, नौकरी चली गई, बेचारे की रोजी रोटी पे लात मार दी गई। साधना जी, आपको डर नहीं लगता कि जैसे आप बात करते हैं तो आपको कहीं से नोटिस आ जाए, पुलिस वाले आ जाए, गिरफ्तार कर दे? ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ है आज तक? देखिए, मुझे लगता है कि एक आंदोलन चला था हिंदुस्तान में, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, और हमने उस आंदोलन का, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह जोर शोर से उसको चलाया। उसकी खिलाफत करने वाले जो लोग थे वो थे आरएसएस के लोग। खिलाफत करने वाले लोग आज क्विट इंडिया की बात करते हैं। इसलिए क्विट इंडिया बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया नाम हमने अपने उसका रख लिया। और कुछ प्रवक्ता तो आके घमंडिया बोलते हैं इंडिया। बताइए, तो मैं कहती हूँ जिनके दिल और दिमाग में घमंड भरा हो ना, तो उन्हें इंडिया में भी घमंडिया ही नजर आएगा। लेकिन हम डर इसलिए नहीं रहे भाई। किस बात का डर है, किस बात के लिए डर है? किसान परिवार से हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, बचपन से उठाइए और उठाते रहेंगे। अगर जनता की बात उठाने को लेकर जेल भेजना है, भेज दीजिए, तैयार हैं जेल जाने के लिए। आजादी के आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, देश को आजादी मिली। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, महात्मा गांधी जी थे एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी थे। तो सबने मिलजुल कर आजादी पाई। और आज अगर उस आजादी को जो
के अंदर जो हमने लोकतंत्र पाया, अगर वो लोकतंत्र खतरे में दिखेगा तो हम तो बोलेंगे। और जिस तरह से ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ है, क्योंकि बालाघाट में भी ओबीसी बसता है, मध्य प्रदेश में ओबीसी है, देश में एक बड़े संख्या में ओबीसी है, तो मैं स्वयं भारतीय ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो मैं उस नाते मैंने तो जेपी नड्डा जी को लीगल नोटिस भेजा था। आप कह रहे हो मुझे नोटिस क्या भेजेंगे, मैंने तो उन्हें नोटिस भेजा था। क्या जवाब क्या मिला? जवाब तो कुछ मिल ही नहीं सकता। मैंने तो प्रधानमंत्री जी को एक बार पत्र भी लिख के भेजा था, उसका भी जवाब आया तो था, लेकिन खाली पत्र मिला था। रखा है मेरे पास खाली पत्र प्रधानमंत्री जी की तरफ। तो आप ईवीएम पे भरोसा करते हैं? देखिए, ईवीएम पर सबसे पहला प्रश्न किसने उठाया? पहले तो मैं आपको ये जवाब दे देती हूँ कि नोटिस की बात है। आपने मुझसे कहा कि आपको डर नहीं लगता कि जब लोग नोटिस, देखिए नोटिस किस बात पे भेजेंगे? पहली बात मैं भद्रता नहीं, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको कहीं भी कोई फंसा देगा कि मैडम ज्यादा बोले नोटिस डाल दो। किस लिए फंसाएंगे? किसानों की बात उठाने के लिए तो फंसाइए ना, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए तो फंसाइए, अपने बालाघाट जिले की कमियां गिनाने के लिए तो फंसा दीजिए मुझे। बालाघाट जिले के अंदर जो अगर घटना कोई घटती है उसको मैं उठा रही हूँ, उसलिए कहेंगे भाई बालाघाट की देखिए बेटी है, बालाघाट की बहू है, आवाज उठा रही है, इसको जेल में डलवा, डाल दीजिए, मैं तैयार हूँ, अभी डलवा दीजिए। लेकिन मैं उस आवाज को उठाऊंगी, मेरे जिले की आवाज बनने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बनूंगी वो आवाज, और बनी हुई हूँ, और उस आवाज को उठाती रहूंगी। ये बात मेरी नहीं है, ये बात आपकी नहीं है, ये बात मैं किसी के लिए भी कह रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही, मैं आपके माध्यम से कह देती हूँ, आपके माध्यम से बालाघाट जिले के बहुत लोग देखेंगे मुझे, तो मैं उनसे कह देती हूँ, किसी की भी कोई समस्या है, चाहे वो भाजपा में क्यों ना रहे, चाहे वो समाजवादी से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बसपा से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित ना हो, अगर उसकी कोई परेशानी है और मुझे लगता है कि मैं उसकी परेशानी का हल दे सकती हूँ या उसकी मदद कर सकती हूँ, तो बेहिचक वो आए, मैं बिल्कुल मदद करूंगी। मेरा काम शोषित, मैंने बताया ना, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाती रही, उठाऊंगी। मैंने तो ये मुझे क्या नोटिस भेजेंगे, मैं इन्हें नोटिस भेज के पूछा, मैंने जेपी नड्डा जी को नोटिस देके पूछा, उन्होंने कहा कि ओबीसी चोर है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। मैंने कहा कि आप लगातार ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ओबीसी चोर है, ओबीसी चोर है, आप ओबीसी को चोर बोल रहे हैं, आप ओबीसी का अपमान कर रहे हैं उन्हें चोर कहके। राहुल गांधी जी ने किस वीडियो दिखाई है किसमें उन्होंने ओबीसी को चोर कहा? उन्होंने तो ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे महाचोरों को चोर कहा, तो महाचोरों को चोर कह दिया तो क्या गलती? वो तो है चोर। मैं कह रही हूँ नीरव मोदी, ललित मोदी महाचोर है, ऐसे महाचोरों को चोर कह दिया। और आप अगर कहते हैं ओबीसी, मोदी जो है, मोदी सरनेम ओबीसी में नहीं आता, तो ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? और सारे मोदियों का भी अपमान कैसे हो गया जब ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे महाचोरों को चोर कह दिया? तो जब उन मोदी सरनेम ओबीसी में नहीं आता, आप कह रहे हो ओबीसी का अपमान हो गया, ओबीसी चोर है। अरे आप ओबीसी को चोर बता रहे हो और इस आधार पे आप जाति में, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति में नफरत और घृणा का द्वेषपूर्ण भाव पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उनको लीगल नोटिस देकर ये कहा, आप ट्वीट डिलीट कीजिए, आप अपनी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को बोलिए ये बोलना बंद करें। और मैंने पूछा है जब राष्ट्रीय चैनलों पर कि वीडियो दिखाइए कहाँ ओबीसी को। अब आप सुन लीजिएगा, बदलाव हुआ है, नहीं बोलते कि ओबीसी को चोर कहा, अब उनकी भाषा बदल गई, गलती पता लगी। लेकिन आज सरकार में बैठे, इसलिए नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, तो मैंने यहाँ पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई है बालाघाट में। लेकिन भाई अब कहते हैं ना, शासन भी उनका, प्रशासन भी उनका, तो वही वाली बात है। तो आज सब कुछ, मैं तो ये कहती हूँ, आज की दशा और दिशा ये है, बस मैं, जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। और तब साधना भारती सहित कई लोगों को, किसानों को, नौजवानों को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और अब हम चिल्ला रहे हैं अंगारों की भाषा में, तो अब भाई चाहे अब आप नोटिस भेजिए, चाहे कुछ कीजिए, हम तो अपनी आवाज जो जनहित में उठा रहे हैं उसे उठाते रहेंगे, तो उसको आगे बिल्कुल जारी रखेंगे हम। और इस सही के लिए डरना क्यों? जी साधना जी, हमने आपकी बहुत सारी बातें सुनी, आपने बहुत सारी बात रखी सामने। दिल्ली से बालाघाट का सफ़र आपका कैसा रहा, और बालाघाट में आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ के लोग कैसे हैं, राजनीति कैसी है? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम थोड़े से डिस्टेंस पर विभिन्न भाषाएं देखते हैं, कल्चर बदलता हुआ देखते हैं, और रीति रिवाज भी बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर तो दिल्ली से बालाघाट में खान पान का है। दिल्ली में रोटी ज़्यादा चलती है, यहाँ भात चलता है, और सब लोग भात ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी आदत ज़्यादातर रोटी खाने की है, लेकिन भात से भी अब यहाँ लगाव हो ही गया है। और दिल्ली और बालाघाट में सिर्फ खान पान का है। यहाँ के लोग भी उतने ही प्यारे हैं जितने दिल्ली के हैं। यहाँ भी घर है मेरा, और घर परिवार के लोग सब अच्छे ही लगते हैं। अपना परिवार सबको पसंद होता है, सबको अपने घर के लोग प्यारे होते हैं। तो मुझे भी मेरे बालाघाट के लोग बहुत प्यारे हैं, सब अच्छे लोग हैं। राजनीतिक परिदृश्य अगर आप बात करेंगे तो देखिए, राजनीतिक परिदृश्य
मुझे लगता है संगठन के लोगों को मजबूत होने की आवश्यकता है। ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कहूंगी यहाँ के लोगों को, और क्योंकि खुद भी उसमें हूँ, अब जिले से भी जुड़ी हुई हूँ, तो खुद भी संगठन में मानती हूँ अपने आप को, कुछ नहीं हो तो कार्यकर्ता तो हुई संगठन में जिले की। और मुझे लगता है कि संगठन को और मजबूत होने की आवश्यकता है। मैंने देखा है, जब मैं यहाँ शादी होकर मेरी आई थी, मेरे ख्याल 6 साल हो गया, और इन 5-6 सालों में मैंने देखा है कि तब से लेकर अब तक दौर बदला है, मजबूती भी हुई है संगठन में, नीचे के लोग तो और मजबूत बने हैं। मुझे लगता है ये मजबूती और बढ़नी चाहिए। जितना ग्राउंडेड लोग, जितने जो लोग हैं, नीचे का जो तबका है, हम उनकी बातों को और ध्यान से सुने और उन पर, उन्हीं के आधार पर रणनीतियाँ तय करें। और मुझे लगता है उनको बिल्कुल फॉलो किया गया है। इस बार जो हमारी रणनीति, हमने जो मुद्दे उठाए वो लोगों के मुद्दे, हमारे मुद्दे नहीं, वो लोगों की आवाज़ है। यहाँ गाँव में 1200 रुपये का सिलेंडर बहुत बड़ी बात है। आज ही एक महिला आई थी मेरे घर पे, उन्होंने कहा सिलेंडर नहीं है तो बुक करवाना है, सोचना पड़ता है बुक करवाने से पहले कि कैसे करवाएं। 1150 बहुत बड़ी बात हो जाती है किसान के लिए। ये बात वही समझ सकता है जो किसानी खेती कर रहा है, ये बात वो समझ सकता है जो किसान परिवार का है। मैं किसान परिवार की हूँ, मैं समझती हूँ कि 100 रुपये की कीमत क्या होती है। जब आप एक दिन की मजदूरी 100 रुपये लेकर आते हैं और आपको पता लगे कि आप एक महीने के लिए आपको अपने 12 दिन की मजदूरी दे देनी है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक किसान के लिए। तो ये बदलाव है। दिल्ली शहर अलग है, दिल्ली की अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं, वहाँ पे केंद्र और राज्य लड़ रही है, यहाँ डबल इंजन है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा। तो वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में सिर्फ इतना फर्क है, और बाकी तो मुझे लगता है सब एक जैसा है। कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है, पहनावे का थोड़ा सा डिफरेंस है, और खान पान का मैंने बताया डिफरेंस है। बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है, और थोड़ा सा भाषा बदली हुई है, बस और कुछ नहीं। साधना जी, कुछ अटकलें और लगाई जा रही थी कि आप चुनाव लड़ने की कोशिश में है, सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, और ये 1 साल पहले से बात चलती आ रही है। तो आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो बड़े मतलब आपके सूत्र पूछ तो सकते नहीं हम कौन है लेकिन सूत्रों के हवाले से आपको बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं। खैर, सूत्र आपके शायद वो चर्चाएं करते हैं जो लोग करते हैं। मेरे पास, मैं बिल्कुल इस चीज को, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं मेरा नहीं है, या मैं ये छिपाने की कोई बात नहीं। हम राजनीति में हैं, और राजनीति का एक पड़ाव है चुनाव लड़ना। जब हम जनता के मुद्दों को, आज मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उठा रही हूँ, प्रतिनिधित्व मिलेगा तो विधानसभा में उठाऊंगी, लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा तो लोकसभा में बालाघाट की आवाज उठाऊंगी। साधना भारती का तो काम आवाज उठाने का है। जहां मौका मिलेगा, जहां माइक मिलेगा, वहां पकड़ेंगे माइक और पूछेंगे तान के सवाल, डंके की चोट पे। तो अगर संसद में मौका मिलेगा तो संसद में पूछेंगे कि भाई बालाघाट में अभी तक स्टेशन की हालत ऐसी क्यों है, कोई ट्रेन राजधानी से क्यों नहीं जुड़ी, प्रदेश की राजधानी से नहीं जुड़ी, देश की राजधानी से नहीं जुड़ी, क्यों प्रदेश की स्थिति आज ऐसी है कि जिला तो है लेकिन जिस तरीके से तरक्की होनी चाहिए थी, इतने सारे मंत्री रहने के बाद तरक्की क्यों नहीं है। अब तक यहाँ के भाजपा के इतने सांसद लाइन से रहे हैं, क्या किया उन्होंने, तो संसद में पूछेंगे। विधायक बने तो विधानसभा में पूछेंगे। लेकिन ये तय पार्टी करेगी कि टिकट मिलेगा कि आपको क्या लगता है, नहीं लड़ना है नहीं लड़ना है? नहीं, मुझे मौका मिलेगा तो लड़ूंगी। मैं तो कह रही हूँ ना, मौका पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार उम्मीद, इस बार अगर पार्टी देगी तो इस बार लड़ेंगे, अगली बार देगी तो अगली बार लड़ेंगे, उसके अगली बार देगी तो उसके अगली बार तो लड़ेंगे। अभी का माहौल क्या बोल रहा है? देखिए, माहौल तो जनता बताएगी कि जनता क्या कह रही है, और पार्टी के आप शीर्ष नेतृत्व से आप चर्चा कीजिए कि वो मेरे नाम पर क्या सोच रहे हैं। मेरी कोई ऐसी कोई चर्चा चुनाव को लेकर अभी नहीं हुई कि कहीं से मुझ तक बात आती रहती है। बातचीत तो आपके थ्रू भी आई है, बातचीत तब चर्चा कर रही हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं जी मुझे टिकट दो, नहीं तो ऐसा और वैसा, वो नहीं है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और जम के लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। और हमारे लिए चुनाव रणभूमि होगी। रणभूमि में जैसे योद्धा उतरता है वैसे उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव अगर टिकट मिलती है, अभी मिलेगी तो अभी लड़ेंगे, लोकसभा में मिलेगी तो लोकसभा लड़ेंगे, और उसके आगे पार्टी कहेगी कि उसके आगे देंगे टिकट, तो तब तक कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तब तक टीवी पे दहाड़ रहे हैं, फिर बाद में विधानसभा और लोकसभा देंगे। मतलब चुनाव लड़ना तय है, आज नहीं तो कल। हाँ, चुनाव देखिए, वो लड़ना चुनाव, और मतलब राजनीति में मैं हूँ। अब तक कहते थे लोग कि जी वोट कब देना है, अब आप तो ये वाली बात पूछ रहे हैं राजनीति में वोट देंगे कि नहीं। 18 के तो वोट तो देना है, तो वोट देने का अधिकार मिला तो वोट दिया। 25 साल के हो गए, अब ऊपर के हैं, 25 से ऊपर की हूँ, तो अब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कहना और ये बचना, मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ कि दिखावा करूंगी जी पत्रकार आए हैं, माइक लगाया है और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव बोल दूं। दैट इज नॉट मी। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत क्लैरिफिकेशन से चीज कह रही हूँ। पार्टी जब कहेगी, मैं तो ये नहीं कह रही मैं लड़ूंगी, सिर्फ दमदारी से लड़ेंगे, जीतेंगे चुनाव।
लड़ेंगे तो पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। ये मैं पार्टी पे छोड़ती हूँ, कब लड़ाना है, कहाँ लड़ाना है। अब आप कहेंगे जी बस कभी आप, मैं ये कहूँ जी नहीं कभी चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की सेवा करनी है मुझे। जनता की सेवा करने का वो माध्यम है। आप पत्रकार हैं, आपको आवाज उठानी थी तो आपने डिग्री ली और पत्रकार बने, तब माइक लगाने का अधिकार मिला है। पत्रकार नहीं होते तो मैं आपको जवाब नहीं देती। आप अधिकारी हैं जवाब मांगने के, और मेरा कर्तव्य है जवाब देना, तो दे रही हूँ। तो वो मुझे जनता की सेवा करने का एक मौका मुझे मिलेगा अगर, तो अभी जनता की सेवा अपने माध्यम से जो हो पा रही है कर रहे हैं, आवाज उठा पा रहे हैं। अभी जरूरत पड़ती है तो भाई मंत्री को फोन लगाना पड़ता है, जरूरत पड़ती है अब चाहे कोई भी विधायक रहे, जनता आती है तो हम फोन लगाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से अब तो कई बातें हैं जो अब मीडिया में छिपी नहीं। यहाँ बैठे बैठे जनसेवा कर ही लेते हैं, जैसे कोई आता है तो देखिए यहाँ तो आप सुबह से आ जाइए तो आपको यहाँ पे 50-60 लोग मिलेंगे आते जाते पूरे दिन में। और हमारा काम ही क्या है, हम तो बैठे ही जनसेवा के लिए। मैंने तो आपके माध्यम से कह दिया ना, किसी की समस्या हो तो आइए, हम तो बैठे हैं, जनता के सेवक हैं। अभी काम हम उतना कर सकते हैं कि आपकी आवाज पहुंचा देंगे। आपकी समस्या है तो कौन कर सकता है, विधायक करेगा कि मंत्री करेंगे? विधायक करेंगे तो विधायक जी से कहेंगे, मंत्री जी करेंगे तो मंत्री जी से कहेंगे। हम चाहे वो भाजपा के रहें, कांग्रेस के रहें, किसी चीज के, किसी पार्टी के रहें, उससे मतलब नहीं है। मंत्री बन गए तो फिर पार्टी के नहीं रहेगा, फिर आप जनता के हो गए। विधायक बन गए तो तब तक चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक पार्टी के सिंबल से लड़ रहे हैं, जीत गए तो आप जनता के हो। इसका मतलब ये तो ना था जिसने आपको वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करेंगे। ये तो पता भी नहीं रहता ना, ये तो एक प्राइवेट अधिकार है कि भाई किसको वोट देकर आए किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये थोड़ी ना है कि जिसने आपको वोट नहीं दिया आप उसका काम नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि बन गए। तो मेरा काम है जो आपका हमारे प्रतिनिधि हैं हम उन तक बात पहुंचाए। लेकिन कल अगर सेवा करने का मौका मिलेगा, अभी मदद करवा पाते हैं, अगर कल करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल बेझिझक करेंगे। और इसमें कोई दो मत दोहराए और कोई छिपाने वाली तो कोई बात नहीं है। आप कहेंगे कि जी आज नहीं कल लड़ना ही है, तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ लड़ना है। मौका पार्टी जब देगी, पार्टी जब सक्षम समझेगी तो टिकट देगी और लड़ेंगे। तो हमारे साथ में थे साधना भारती जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन राहुल लीलर के साथ सुप्रीम पावर न्यूज के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, खैरलान जी।